Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, Hey, sir. Good evening. Good evening, sir. How are you all? Fine, sir. good Good, sir. evening, sir. Good evening. सर आप Very good. कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. काम के बोझ के तले दबे हुए हैं और सिंकारा कंपनी ने सिंकारा बनाना बंद कर दिया है. अच्छी बात है सर, इनकारा नहीं चाहिए. यस. और आप लोगों का मेंटल डिटॉक्स किस किस का चल रहा है? सबकी शक्ल की हवाएं उड़ी हुई है. मैं तो लोगों को भी करा रही हूँ. मैं तो और लोगों को भी करा रही हूँ. ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड. कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? सर क्लास के लिए मेंटल डिटॉक्स. मेंटल डिटॉक्स. सर स्टार्टिंग जब की थी तब थॉट्स है ना, जैसे आपने कहा था कि आपको उलझना नहीं है थॉट्स में, यस. उनको बस आने देना और जाने देना. बट ऐसा हुआ सर कि 2-3 बार उलझ ही गए उन थॉट्स में. ओके ओके. अब थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन उस टाइम पर 1 वीक तो ऐसे ही रहा कि किसी ना किसी चीज को जो ज्यादा नेगेटिव होती है उनमें थोड़ा उलझ ही जाते थे. ओके, गुड 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 गुड. सर उसकी प्रैक्टिस करते करते डिटेक्शन आ गई कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है. ओके, गुड. और जो जो नेगेटिव पैटर्न शुरू होता है वो किस फीलिंग के साथ शुरू होता है, तो वो डिटेक्ट करना आ गया धीरे धीरे करके. गुड गुड गुड, वंडरफुल. मतलब रूट कॉज ऑफ ए थॉट. यस सर. कोई विचार कहाँ से आ रहा है निकल के, तो आपको उसका रूट कॉज पकड़ में आने लग गया. और देखिए, दिस इज द राइट स्टेप. जब आपको रूट कॉज पता होता है तो फिर आप ऐसी चीजों का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. यस, गुड, वेरी गुड. यस, एनीवन एल्स? सर वैसे तो बहुत सारी मोडालिटीज सीख रखी हैं, लेकिन इसमें साइकोथेरेपी का मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा. ओके. जब हम चाइल्डहुड में जाके उसको रिजॉल्व करते हैं ना, उस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा. गुड 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 गुड, वेरी गुड. यस, एनीवन एल्स? ओके, चलिए ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं. कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल कैसे लिखे जाएंगे उसका फॉर्मेट स्टडी किया था, और मैंने वो फॉर्मेट आप सभी को ईमेल भी कर दिया था. मिल गया आप सभी को ईमेल? यस सर. गुड. और आज मैंने कल की रिकॉर्डिंग भी मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले शेयर की थी, वो भी आप सभी को मिल गई? Yes, sir. यस सर. यस सर. गुड गुड, वंडरफुल वंडरफुल. तो अब आप प्रैक्टिकल लिखना शुरू कर सकते हैं. उसके बेसिस पर थोड़ा सा मैं आज गाइड करूंगा. कोई एक प्रैक्टिकल हम लोग ले लेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. अभी यहाँ तक अगर कुछ पूछना हो प्रैक्टिकल लिखने के स्टाइल के बारे में तो यू कैन आस्क मी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्टाइल हाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्रैक्टिकल्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा. हालांकि वो सिंपल है, कुछ भी उसमें खास नहीं था. कल आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रैक्टिकल की रिपोर्ट है उसको छोटे छोटे 3 या 4 पार्ट्स में जस्ट सिंपली स्पेसिफिक पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है. पहले पार्ट में बस आप जस्ट अपना टाइटल बताते हैं, एम बताते हैं, और अगर हाइपोथेसिस हो तो हाइपोथेसिस आपको बनाकर लिखना होता है. और उसके बाद जो मेन फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन. उसमें आप इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर जो सेकंड मेजर पोर्शन था प्रैक्टिकल रिपोर्ट का, जो सेकंड मेजर पार्ट था वो था प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन. आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया. और उसके बाद फिर लास्ट जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिपोर्ट का, वो है आपको मिला क्या, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, और आप अपनी सारी की सारी साइकोलॉजिकल स्किल्स
आप अपने लास्ट पार्ट के ही ऊपर पूरा का पूरा आप यूज करते हैं। आपने अपने स्कोर्स को कैसे फाइंड आउट किया, स्कोरिंग कैसे की, इंटरप्रिटेशन कैसे किया, डिस्कस फिर आप उनको करते हैं, फिर आप कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी उन फाइंडिंग्स को अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट है, और कल हमने इस फॉर्मेट को डिटेल्स में स्टडी किया था, कौन सा हेडिंग आप किस तरीके से लिखेंगे और किस हेडिंग में क्या चीजें आएंगी, वो सारे का सारा फॉर्मेट कल मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और उसकी जो जेपीजी इमेज है वो मैंने आप लोगों के ईमेल पे आप लोगों को शेयर भी कर दी थी। तो उससे आप आराम से अब अपना सारे के सारे पांचों प्रैक्टिकल्स को उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आराम से लिख सकते हैं। तो इतना कल हमने कर लिया था। अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अनुपमा इज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास। मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सभी को मैंने ज्वाइन करवा दिया है अभी तक। प्लीज अलाउ सम पार्टिसिपेंट्स। मेरी तरफ से तो सभी को ही अलाउ किया हुआ है, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। ओके सर, एक्चुअली ग्रुप पे मैसेज आ रहा है बार बार कि प्लीज अलाउ करवा दो सर से। मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है, मेरे पास मैंने सबको अलाउ कर रखा है, सबको एडमिट किया है मैंने। ओके। यस यस। तो अगर कोई अभी अभी क्योंकि मैं कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, तो अभी जो जो लोग आ रहे हैं लेटमेट, उन सारे लेटमेट को मैं ज्वाइन करवा रहा हूं। तो अभी तक का जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट राइटिंग है, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दैट। और लास्ट में एक चीज थी, रेफरेंसेस, वो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप में से कोई लिखना चाहें तो अगर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं एपीए स्टाइल में रेफरेंस लिखने के लिए तो लिखिएगा, और अगर अदरवाइज अगर आप स्किप करते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, इट्स टोटली योर विल एंड विश। चलिए, हम हमारा आज सबसे पहले हमारा एक जो प्रैक्टिकल पेंडिंग है जिसको हमने लिखना नहीं है बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए वो प्रैक्टिकल क्या है, और इसका मटेरियल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्सपेरिमेंट। पढ़ा है आप में से किसी ने? उसको पढ़ लिया है? यस सर। गुड गुड, यस गुड। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस प्रैक्टिकल के बारे में। अभी 4:08 हो गया है, और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम दिया था 3:50 तक एटलीस्ट सभी लोग ज्वाइन कर लें। 4 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं हो पाएगी, और उसके पीछे छोटा सा रीजन यही है कि क्योंकि अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं तो अब मुझे मेरे मॉनिटर पर दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं अब किसी को एडमिट नहीं कर सकता हूं इस समय। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, इट इज नाउ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई आर दे लेट। अगर 3:50 का टाइम है और मैक्सिमम 4 बजे तक का बोला हुआ है कि भाई 4 बजे तक आ जाइएगा हर हालत में, तो उनको 4 बजे तक हर हालत में आ जाना चाहिए। अगर मैं 3:40 पे अगर मैं प्रेजेंट हो सकता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स 4:10 पर क्यों आ रहे हैं? आप में से कोई मेरे से डिसएग्री कर रहा है? नो सर। नो सर। ओके ओके गुड। जस्ट 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, 1 मिनट प्लीज। हेलो, नमस्कार। यस नमस्कार ब्रदर, कैसे हैं सर? सर का ईमेल आ गया क्या? सर का रिप्लाई आ गया है? अच्छा अच्छा,
एक बार एक बार एक एक बार एक बार एक बार आप उनको एक बार क्यों? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ब्रदर, ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा। यस यस यस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। यस सॉरी, हेडक्वार्टर से एक फोन आ गया था। मेरी स्क्रीन विजिबल है, सभी को दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड गुड। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि हम इसको एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे, वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे, और वो आपको स्क्रीन पर अभी मैं दिखाऊंगा। तो हम शुरू से ही शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। आपका जो MPC 001 था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका पार्ट था, उसमें आपने इसको एक यूनिट में पढ़ा होगा, मेमोरी का पूरा एक चैप्टर। और आपने देखा होगा मेमोरी कई टाइप की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये आप सभी पढ़ चुके हैं। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हमें इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देखना हो तो एक्सपेरिमेंट कैसे इसका किया जा सकता है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, एम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ, तो हम इसमें स्टडी करेंगे किसी चीज का प्रभाव। किस चीज का प्रभाव? डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अब जो टाइम इंटरवल्स है आप स्क्रीन पर यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर जो मेरी स्क्रीन पर देखिएगा वेरिएबल्स में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसमें 3 सेकंड्स है, 9 सेकंड्स है एंड 15 सेकंड्स है टाइम इंटरवल। तो ये जो टाइम इंटरवल यहां पर लिखा हुआ है, अब इन टाइम इंटरवल्स का इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें हम 3 सेकंड का टाइम इंटरवल रखेंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिनमें हम 9 सेकंड्स का टाइम इंटरवल रखेंगे, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिनमें हम 15 सेकंड्स का टाइम इंटरवल रखेंगे। तो क्योंकि ये वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करे, जो बदल जाए, जो अलग अलग हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में 3 सेकंड का गैप रहेगा, दूसरी कंडीशन में 9 सेकंड का गैप रहेगा, और तीसरी कंडीशन में 15 सेकंड का टाइम गैप रहेगा। तो एक तो जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स है उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे, एंड दूसरा है एसोसिएशन वैल्यू। एसोसिएशन वैल्यू जो यहाँ पर भी आप सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं, एसोसिएशन वैल्यूज ऑफ द आइटम्स। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इन दोनों का हम इफेक्ट देखेंगे किस चीज के ऊपर? ऑन शॉर्ट टर्म रिकॉल। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें हम रिकॉल को असेस करेंगे शॉर्ट टर्म, मतलब उसी वक्त। तो इसमें 2 चीजें हमारे पास रहेंगी, एक तो है टाइम इंटरवल है 3 अलग अलग, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। प्रेजेंटेशन ये आपके हाथ में है, आप कुछ प्रेजेंट करेंगे, तो जो आप कुछ प्रेजेंट करेंगे और फिर जब आप बाद में उसको टेस्टिंग करेंगे, तो इन दोनों चीजों के बीच में, प्रेजेंटेशन के बीच में एंड टेस्टिंग के बीच में हम गैप रखेंगे, टाइम इंटरवल्स रखेंगे 3 अलग अलग। एक गैप होगा 3 सेकंड्स का, कुछ ट्रायल्स में बाद में अलग, कुछ ट्रायल्स में हम गैप रखेंगे 9 सेकंड्स का, और कुछ ट्रायल्स में हम गैप रखेंगे 15 सेकंड्स का। तो ये तो हो गया हमारा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक्सपेरिमेंटर जिसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करेंगे वो हैं जो हमारे आइटम्स, जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, उनकी एसोसिएशन वैल्यू क्या है, वो आपस में कितना, किस तरीके से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है।
तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहला है टाइम इंटरवल्स का गैप और दूसरा है शब्दों की आपस की एसोसिएशन वैल्यू। इनका हम इफेक्ट देखेंगे किस चीज के ऊपर, ऑन शॉर्ट टर्म रिकॉल। तो ये हमारा एम है, इस एक्सपेरिमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? यहां तक आसान है? क्लियर है सबको? यस सर। गुड। इसके बाद अब यहां पर हम देखते हैं प्रॉब्लम। यहां पर दो प्रॉब्लम्स इसमें लिखी हुई हैं। एक है डज द शॉर्ट टर्म रिकॉल इफेक्टेड बाय द टाइम गैप बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम्स एंड इट्स टेस्टिंग। यहां पर मैंने आपको दिखाया था दो चीजें रहेंगी। एक, आप वर्ड को प्रेजेंट करेंगे और कुछ समय के बाद आप उसको टेस्ट करेंगे, बुलवा कर देखेंगे। आपने पहले कुछ बोला, वो हो गया आपका प्रेजेंटेशन, और फिर जब आपका सब्जेक्ट उसको रिकॉल करेगा ये हो जाएगा टेस्टिंग, के वो ठीक बोल रहा है या नहीं। तो यहां पर हम देखना चाह रहे हैं, हमारी पहली प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि जो शॉर्ट टर्म रिकॉल है, रिकॉल आपको पता है आपका सब्जेक्ट रिकॉल करेगा, वो याद करके आपको वापस रिप्रोड्यूस करेगा आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला था। तो जो शॉर्ट टर्म रिकॉल है, क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है टाइम गैप का? किस टाइम गैप का? जैसे ये एक गैप था 3 सेकंड्स, दूसरा गैप था 9 सेकंड और तीसरा गैप था 15 सेकंड्स का। तो दो चीजों के बीच में प्रेजेंटेशन ऑफ द आइटम्स और जब आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, इन दोनों घटनाओं के बीच में, ये दोनों घटनाएं हैं, एक तरीके से दोनों इवेंट्स हैं। तो इन दोनों इवेंट्स के होने में क्या जो बीच वाला जो टाइम गैप है, ये 3 सेकंड, 9 सेकंड और 15 सेकंड, क्या इस टाइम गैप का हमारे सब्जेक्ट के रिकॉल पर कोई इफेक्ट पड़ता है? पहली प्रॉब्लम हमारी ये है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये जो शॉर्ट टर्म रिकॉल, जो हम थोड़ी देर बाद अपने सब्जेक्ट को कहते हैं कि बताओ हमने क्या बोला था, तो जो वाक्य हमने, जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं, उन वर्ड्स के बीच की आपस की जो एसोसिएशन वैल्यू है, उन एसोसिएशन वैल्यूज का भी क्या रिकॉल पर, शॉर्ट टर्म रिकॉल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है? तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। इन दो प्रॉब्लम्स में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है टाइम गैप और दूसरा है जो वर्ड हम यूज करेंगे उनके आपस में एसोसिएशन वैल्यू क्या है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्लियर है यहां तक? यस सर। गुड। हाइपोथेसिस। अब इसके बाद हाइपोथेसिस, आप देखिएगा हाइपोथेसिस की जो स्पेलिंग है लास्ट में SES है। तो ये कब हम यूज करते हैं? जब प्लूरल, जब एक से ज्यादा हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो यहां पर स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ये बीच में आप देख रहे होंगे SES है। अगर सिंगल होता है, एक ही हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो ये SIS हो जाता है। बाकी वही रहता है HYPOTHE, SIS हो जाएगा अगर आपने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है, एक उपकल्पना अगर बनाई है तो। लेकिन अब क्योंकि यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, टाइम इंटरवल है और वर्ड्स के बीच में आपस में कैरेक्टर्स की एसोसिएशन वैल्यू क्या है, तो क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं तो इसलिए दो अलग अलग हाइपोथेसिस यहां पर हमें बनाकर दी हुई हैं। तो पहली हाइपोथेसिस में हम क्या आइडिया लगा रहे हैं? द अमाउंट ऑफ रिकॉल, मतलब हमारा सब्जेक्ट कितना रिकॉल कर पा रहा है, विल बी हायर, ये ज्यादा होगा। कब? फॉर शॉर्टर गैप्स, मतलब ये वाले, एक तरीके से ये वाले, जब शॉर्टर गैप्स होंगे प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग के बीच में, आपने कुछ बोला और 3 ही सेकंड के बाद जब आपके सब्जेक्ट को रिकॉल करना है तो उसका रिकॉल का जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा, उसकी जो मेमोरी मिलेगी वो ज्यादा अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू, अगर हम तुलना करें तो लॉन्गर इंटरवल्स, मतलब जैसे 9 सेकंड का गैप हो बीच में या 15 सेकंड का गैप हो बीच में। तो अगर लॉन्गर इंटरवल्स होंगे प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग के बीच में तो क्या होगा? तब हमारा जो रिकॉल है वो रिकॉल हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम एक हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी जैसे मान लीजिए कोई आपको अपना मोबाइल नंबर लिखवा रहे हैं, ठीक है, तो आप याद करिए कि जब कोई आपको अपना मोबाइल नंबर लिखवा रहे होते हैं तो उस समय पर क्या होता है? उन्होंने 4 डिजिट्स बोली 9458,
आप इमीडिएटली उसी वक्त साथ के साथ ही आप उसको कंफर्म करते हैं 9458, आप भी पीछे पीछे बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन के बीच में और टेस्टिंग के बीच में बहुत कम टाइम होता है। उन्होंने फिर आगे बोला 652, फिर आप भी उसको साथ के साथ ही रिपीट करते हैं 652, और साथ साथ आप अपनी डायरी में उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से जो अगर प्रेजेंटेशन के बीच में और आपके रिकॉल के बीच में अगर टाइम गैप बहुत कम है तो आपका जो रिकॉल है वो सही होगा, वो ज्यादा मात्रा में आप उन चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। अगर कोई चीज बोलकर और आपको 15 सेकंड का टाइम दे दिया जाए कि अब आप 15 सेकंड बाद आप बोलिए मैंने 15 सेकंड पहले क्या बोला था, तो आपका जो रिकॉल है वो घट भी जाएगा और उसमें गलतियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये हमारी पहली हाइपोथेसिस रहेगी जिसमें हमने गैप्स की बात की है, टाइम इंटरवल्स की बात की है। दूसरा है एसोसिएशन वैल्यूज। जो वर्ड हम यूज करेंगे, जो आइटम हम यूज करेंगे, उनके बीच में एसोसिएशन वैल्यू कैसी है। अगर वो एसोसिएशन वैल्यू अगर हायर है, अगर एसोसिएशन वैल्यू ज्यादा है तो उन आइटम्स का ज्यादा अच्छा रिकॉल हो पाएगा, बशर्ते उनके कंपैरिजन में जिनमें आपस में एसोसिएशन वैल्यू कम है, जिसमें शब्द आपस में कम एसोसिएटेड हों, जिनमें जो शब्द हम यूज करेंगे उनके बीच की, उनके इंटरनली बीच की जो कैरेक्टर्स हैं उसमें उनकी आपस की एसोसिएशन वैल्यू क्या है, क्या वो किसी दूसरी चीज से एसोसिएटेड हो रहे हैं या नहीं। तो अगर वो किसी दूसरी चीज से एसोसिएटेड हो रहे हैं, अगर उनका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उनका जो रिकॉल है वो ज्यादा होगा। अगर उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, अगर उनके बीच में एसोसिएशन वैल्यू कोई ऐसी नहीं निकल के आ रही है तो उनका रिकॉल घट जाएगा, गलत होगा। तो ये दो हाइपोथेसिस हम लोगों ने इसमें बनाई है। क्लियर है यहां तक? यस सर। गुड। तो अब इसमें जैसे आपने देखा होगा अपना MPC 005 में वेरिएबल्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। मेनली 3 टाइप के वेरिएबल्स की हम लोग आमतौर पर बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स या मेडिएटिंग वेरिएबल्स, जो बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। तो इसमें हम दो अलग अलग जो वेरिएबल्स अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो क्या क्या हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम गैप। एक शब्द को प्रेजेंट करने में और फिर उसको टेस्ट करने में जो बीच का जो टाइम गैप है वो हम 3 अलग अलग हम गैप रखेंगे। 3 सेकंड का गैप, हम कुछ बोलेंगे, 3 सेकंड के अंदर उसको कुछ और दूसरा काम दे देंगे और 3 सेकंड बाद फिर हम उसको कहेंगे बताओ मैंने क्या बोला था। इसी टाइप से हम एक शब्द बोलेंगे, फिर 9 सेकंड का गैप देंगे, उन 9 सेकंड्स में हम उससे और कोई एक्टिविटी करवाएंगे और फिर हम उसको कहेंगे बताइए हमने क्या शब्द बोला था। और तीसरा है 15 सेकंड्स, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग के बीच में हमने एक शब्द बोलना है, फिर हमने 15 सेकंड तक उनसे और कोई काम करवाना है और फिर टेस्ट करना है कि भाई बताओ हमने क्या बोला था। तो पहला एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा टाइम गैप। दूसरा हमारा हो गया जो आइटम्स हम इसमें यूज करेंगे उनकी आपस में एसोसिएशन वैल्यू, वो दूसरे चीजों से, दूसरे शब्दों से कितना मेल खा रहे हैं, वो हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका जो सब्जेक्ट आपको जो रेस्पॉन्स देता है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स रिकॉल्ड, उन्होंने कितने बार उन्होंने अपने आइटम्स को सही मात्रा में रिकॉल किया फॉर ईच टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल्स हमने 3 यूज किए हैं, 3, 9 और 15 सेकेंड्स। और दूसरा हो जाएगा उनका आइटम रिकॉल उन्होंने कैसा कितना किया उन आइटम्स के आपस की एसोसिएशन वैल्यू के मद्देनजर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, आइटम हम यूज करेंगे, वर्ड हम यूज करेंगे, टाइम तो आप लोगों ने देख लिया, टाइम तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया, टाइम गैप की तो यहां पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार एक शब्द आ रहा है, आइटम शब्द वर्ड, ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो है अब आपके मटेरियल के बीच में। अब मटेरियल में अब आप यहां पर देख रहे हैं
ए लिस्ट ऑफ 24 कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट ट्राइग्राम्स। ट्राइग्राम हम इसको क्यों कहते हैं? ये जो ट्राइग्राम होता है इसमें हम 3 कैरेक्टर्स यूज करते हैं, 3 अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, और उन अल्फाबेट्स की प्लेसिंग कैसे होती है? पहला कॉन्सोनेंट होता है, बाद वाला भी कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इनको हमने बीच में एक वोवल डालकर डिवाइड कर दिया गया होता है। तो पहले आप एक कॉन्सोनेंट लेंगे, फिर आप एक वोवल लेंगे और फिर एक और कॉन्सोनेंट लेंगे, तो इन तीनों से मिलकर जो बनता है उस शब्द को ट्राइग्राम कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे हम 24 ट्राइग्राम हम यूज करेंगे, और ये मैंने आपको जो शेयर किया था आपने ऑलरेडी इसको देख लिया होगा, ये आपके ईमेल में मैंने आपको भेजा था। तो ये वाले वो हैं कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। अब इसमें आप देखेंगे पहला जो वी है ये कॉन्सोनेंट है, फिर ये जो एल है ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनको बीच में किस चीज ने डिवाइड कर दिया है? एक वोवल ने। इसी टाइप से आप अगले को देखिएगा, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इन पी और वी को किसने डिवाइड कर दिया है? ए ने, जो कि एक वोवल है। इसी टाइप से यहाँ पर एक्स है, ये जय है, और इसको बीच में एक वोवल आ गया ई। इसी टाइप से एक्स है, क्यू है, और बीच में फिर एक अगेन एक वोवल आ गया ई। इसी टाइप से डब्ल्यू है, ये कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके बीच में आ गया एक वोवल ओ। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपने लिस्ट देख ली होगी। ये 24 तक आपको यहाँ पर लिस्ट मिली हुई है। तो ये आपका मटेरियल है, और यहाँ पर मटेरियल में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इन 24 ट्राइग्राम्स की एक लिस्ट हमारे पास होगी, जिसमें से 8 ट्राइग्राम्स की जो एसोसिएशन वैल्यू है वो है मोर देन 80। मोर देन 80, आप इसको एक तरीके से 81% आप कह सकते हैं भाई, 80%। इसका मतलब है हाई एसोसिएशन वैल्यू। हाई एसोसिएशन वैल्यू का मतलब क्या है? इसमें से जो 8 कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, जो 8 ट्राइग्राम आप यूज करेंगे इस लिस्ट में से, जैसे पाव है, ये पाव एक ऐसा कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है जिसकी एसोसिएशन वैल्यू बहुत हाई है। मतलब इस तरीके के वर्ड हम आजकल यूज कर लेते हैं, VOL, इनके मिलते जुलते एग्जैक्टली यही ट्राइग्राम हम लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन इनसे मिलते जुलते कोई ना कोई दूसरा शब्द हमारे पास होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो ये PAV, ये भी पाव, जैसे पाव भाजी, जैसे पाव भाजी हमारा एक खाने का आइटम होता है, तो अगर आप किसी के आगे PAV बोलेंगे तो वो पाव उसको अपने माइंड में रख लेगा कि अरे हाँ भाई पाव भाजी। तो इसकी एक एसोसिएशन वैल्यू है वो बहुत हाई है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं आप लोग? आर यू विद मी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। क्योंकि आप लोग मुझे इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरी स्क्रीन पर ये चल रहा है, तो दैट इज वाई मेरे को लगा मेरी क्लास कहीं मेरे को इस काम पे लगाकर गायब तो नहीं हो गई है। नहीं सर, आपके आज्ञाकारी बच्चे हैं, सब यहीं पे है। गुड, सर फोकस कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, इसलिए गुड, रिस्पॉन्स गुड, यस यस, गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर एक देखिएगा यहाँ पर एक हाई एसोसिएशन वैल्यू एक शब्द है NOV। अब N एक कॉन्सोनेंट है, V भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन बीच में वोवल है। अब NOV ये तो एक नवंबर हो गया, नवंबर जैसा शब्द हो गया ना। नवंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यस सर, NOV। तो ये हो गया बहुत हाई एसोसिएशन वैल्यू वाला एक ट्राइग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक आप समझ गए? यस सर। गुड। तो ये हो गया हाई एसोसिएशन वैल्यू के 8 ट्राइग्राम्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी जो इन्होंने कहा है कि भाई इनकी जो एसोसिएशन वैल्यू है वो मोर देन 80 है, 81 इन्होंने इसको यहाँ पर कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन्हीं 24 ट्राइग्राम्स में से 8 ट्राइग्राम्स ऐसे हैं जिनकी एसोसिएशन वैल्यू मॉडरेट है। वो ज्यादा भी एसोसिएटेड नहीं है और कम भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का इनका एसोसिएशन वैल्यू है। तो मॉडरेट को इन्होंने यहाँ पर M से जाहिर किया है। अब जैसे यहाँ पर है DEG। अब एक मीनिंगफुल वर्ड तो होता है जैसे DOG, डॉग, लेकिन यहाँ पर इन्होंने DOG ना रख के DEG रखा है। तो ऐसे जो भी शब्द हैं इनकी मॉडरेट एसोसिएशन वैल्यू है, ये ना तो बहुत ज्यादा ही एसोसिएटेड है आपस में, ना ही बहुत कम। तो ये मॉडरेट एसोसिएशन वैल्यू वाला एक ट्राइग्राम है।
इसी प्रकार से एक दूसरा मॉडरेट वैल्यू वाला PEM, अब PEN पेन, पेंसिल, पेंसिल वाला पेन। अब पेन तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने P ले लिया, E ले लिया, लेकिन N ना लेकर इन्होंने यहाँ पर M ले लिया। अब डायरेक्टली अपने आप में तो ये कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन क्योंकि अब पेन से मिलता जुलता सा है तो इसकी एसोसिएशन वैल्यू क्या है? मॉडरेट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। गुड सर जो सबसे ऊपर वाला है फर्स्ट VOL वाला जी, इसकी रिकॉल वैल्यू फेडेड है थोड़ा सा, कैन यू जस्ट आप बता सकते हैं क्या लिखा है? ये 82 है या 62 है? यस 82 लिखा हुआ है इसको, 82, 76, 3, 6, 45। ठीक है, इट इज 86। Right, sir. फर्स्ट वन इज 82। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडरेट एसोसिएशन वैल्यू वाले। एंड इसी 24 की लिस्ट में, इन्हीं 24 ट्रायग्राम्स में से 8 ऐसे ट्रायग्राम हैं जिनकी एसोसिएशन वैल्यू बहुत ही कम है। इसके एसोसिएशन वैल्यू इन्होंने बताया है ऑन एन एवरेज 8.1। तो ये बहुत कम एसोसिएशन वैल्यू वाले हैं। जैसे ये यहाँ पर लो एसोसिएशन वैल्यू इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये कौन से वाले ट्रायग्राम हैं? XEZ, XEQ। तो इनसे मिलते जुलते कोई वर्ड्स हमने आज तक अपने बचपन से लेकर आज तक हमने इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़े हैं। YEC, WOJ, ये यहाँ पर NIJ। तो आमतौर पर ऐसे जो शब्द हैं जिनको हमने आज तक कभी ज्यादा नहीं पढ़ा, कहीं ज्यादा नहीं लिखा, कहीं ज्यादा यूज नहीं किया, तो उनकी एसोसिएशन वैल्यू बहुत कम है। तो इस तरीके से ये 24 ट्रायग्राम हम इसमें लेंगे जिनको रैंडमली डाला गया है टू द प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट फेज। तो ये देखिए आप यहाँ पर इन्होंने इनको रैंडमली लिया है। 2 ट्रायग्राम ले लिए हाई वैल्यू के, फिर 2 ट्रायग्राम ले लिए लो के, फिर 2 मॉडरेट, फिर 2 लो, फिर 1 मॉडरेट, फिर 2 लो। इस तरीके से रैंडमली इन्होंने इनको डाल दिया है इस टेबल में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर सीक्वेंस यही रहेगा? हाँ, सीक्वेंस यही रहेगा बिल्कुल। 5वां पेज आप देखिए लास्ट में जो मैंने आपको दिया है, जो 5वां पेज PDF में जो 5वां पेज है, आप इसको जैसे ही अगर आप ये प्रैक्टिकल कभी करेंगे तो आप इस वाली डाटा शीट को आप यूज करेंगे। ओके सर। और इसमें यही सर तो हर वर्ड को मतलब जितने भी इसमें ये छोटे छोटे वर्ड्स है, तो हमें तीनों मतलब 3 सेकंड में भी करवा के देखना है इसी को, 9 और 15 में भी, या फिर मेंशन है जैसे उस हिसाब से? बिल्कुल इसी टाइप से। ओके सर, मतलब तीनों में फॉलो करना है इन सारे वर्ड्स को? बिल्कुल यस। ओके सर, यस। तो ये आपका मटेरियल है। इसमें एक आपका हो गया ट्रायग्राम आप लोग यूज करेंगे। दूसरा मेट्रोनॉम। अगर मेट्रोनॉम हमारे पास नहीं है तो आजकल हमारे मोबाइल में भी मेट्रोनॉम की एप्लीकेशंस आती हैं। मोबाइल में हम मेट्रोनॉम की गूगल प्ले स्टोर से हम मेट्रोनॉम को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी करके रखा हुआ है अपने मोबाइल में एक। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इससे हम बहुत इन प्रैक्टिकल्स के बाहर भी हम अगर हम कोई ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिजिकल डिटॉक्स करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। आई यूजुअली फॉलो इट। मैंने एक मेट्रोनॉम डाउनलोड किया हुआ है और मैं अपनी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने के लिए उस मेट्रोनॉम को यूज करता हूं। तो आप भी चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से कोई बढ़िया सा डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो मेट्रोनॉम होता है, इसमें ये कहते हैं कि मेट्रोनॉम को आपको 60 बीट्स पर मिनट पर आप उसको सेट कर लेंगे, मतलब वो हर सेकंड पे एक बार बजेगा। 60 बीट्स पर मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना? यस सर। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 बीट्स 60 बार बजेगा पर मिनट 1 मिनट में। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर सेकंड पर एक बार वो बजेगा। ठीक है? यस सर। विद ए बेल एट अल्टरनेट बीट। तो वो पहली बारी पे बेल देगा, फिर तीसरी बारी पे बेल देगा तीसरे सेकंड पे, फिर 5वें सेकंड पे बेल देगा, फिर 7वें सेकंड पे बेल देगा। तो ये आप उसको इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं कि हर अल्टरनेट बेल की साउंड क्रिएट करे। ठीक है? ओके सर। क्लियर है? बहुत इजी है। yes. बहुत इजी है। देखिए इसमें 2 चीजों को इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। आपने उसको मेट्रोनोम को कैसे सेट करना है कि वो 1 मिनट में 60 बार बजे। और उसकी जो बेल है उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं कि हर अल्टरनेट बीट पे वो एक बार बजे, मतलब हर
1 सेकंड छोड़कर 1 सेकंड, 1 सेकंड छोड़कर 1 सेकंड। तो अगर पहला सेकंड छोड़ दिया तो सेकंड पे बजेगा, फिर 4th पे बजेगा, फिर 6th पे बजेगा, फिर 8th पे बजेगा, फिर 10 सेकंड पे बजेगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके सर, यस। और ऐसा क्यों होगा वो अगली लाइन में लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए होगा ताकि ईच सीवीसी, जो भी ट्रायग्राम है फ्रॉम द लिस्ट, इसमें एच छुटा हुआ है, मिस प्रिंटिंग हो गई है बाई चांस, ये एच यहां पर आना चाहिए था। तो जो हर ट्रायग्राम है उसको आप वर्बली प्रेजेंट करेंगे अपने सब्जेक्ट के आगे एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेकेंड्स। समझिएगा इस चीज को, आपने एक यूनिफॉर्म रेट पर अपने सब्जेक्ट के आगे आपने ये ट्रायग्राम बोलने हैं। जैसे पहला ट्रायग्राम आपका है VOL, तो इसको आपने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड स्पीड से बोलना है सभी ट्रायग्राम्स को। ऐसा नहीं है कि किसी को आप 1 ही सेकंड में बोल दें और अगले वाले को बोलने में आप 4 सेकंड लगाएं, फिर इसको 2 सेकंड में बोलें, फिर इसको 5 सेकंड में बोलें। इस तरीके से आपको नहीं करना है। सभी ट्रायग्राम आपने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड स्पीड पर हर 2 सेकंड के टाइम पे आपने इनको बोलना है। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलें VOL और अगले वाले को आप बोलें PAV। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सभी ट्रायग्राम आपने 2-2 सेकंड के यूनिफॉर्म रेट पर ही बोलने हैं। किसी को 1 सेकंड में नहीं निपटाना और किसी पे 5 सेकंड नहीं लगाने। ठीक है, इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है सर, क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। गुड। अब इसके बाद आगे इसका मेथड है, कैसे आप इसको करेंगे। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, आप अगर आपने इनको पढ़ लिया है। आफ्टर सिटिंग द सब्जेक्ट कंफर्टेबली द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वर गिवन। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था प्रैक्टिकल में आप कैसे लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस के हेडिंग को आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रैक्टिकल करने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब्जेक्ट को फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए। और फिर देखिएगा आप यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को यहाँ इन्वर्टेड कोमा से शुरू किया है और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा से बंद किया है। दिया हुआ है ना यहाँ पर? यस सर। तो आपने अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, ओके सर। यस। और इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी ये आप बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे, इसमें कोई आप चेंज नहीं करेंगे, कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं। अब इसमें लिखा है द एक्सपेरिमेंट विच आई एम गोइंग टू परफॉर्म इज एन एक्सपेरिमेंट। अभी जो मैं आपकी हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रही हूं या जा रहा हूं, इज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रयोग होगा। टू टेस्ट योर मेमोरी, आपकी याददाश्त को मापने के लिए एक हम छोटा सा परीक्षण करेंगे। फॉर सर्टेन आइटम्स, कुछ आइटम्स के ऊपर। आई विल स्पीक ए फ्यू ट्रायग्राम्स, आप यहाँ पर वर्ड बोल सकते हैं ताकि आपके सब्जेक्ट को ट्रायग्राम आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े। ये मैं आपको अपनी तरफ से वैसे बता रहा हूँ। तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं कुछ शब्द आपके आगे बोलूंगी 1 by 1, एक एक करके, एट ए रेट ऑफ 2 seconds पर आइटम। तो आप उसको बताएंगे कि 2-2 सेकंड के रेट पर हम एक एक करके हम कुछ शब्द आपके आगे बोलेंगे। यू हैव टू लिसन दिस ट्रायग्राम्स वेरी अटेंटिवली, आपने पूरे ध्यान से इन शब्दों को सुनना है। क्यों? क्यों? यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉल देम लेटर ऑन, क्योंकि बाद में आपको उनको रिपीट करना पड़ेगा। आफ्टर स्पीकिंग ईच आइटम, हर आइटम को बोलने के बाद, अब यहां पर ट्विस्ट है, अब यहां पर एक ट्विस्ट है, अब इसको आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ये इतना आसान काम नहीं है जितनी आसानी से अभी तक मैं आपको बता रहा था। अब यहां पर असली ट्विस्ट है। हर आइटम को बोलने के बाद आई विल स्पीक ए 3 digit नंबर टू यू, मैं आपके आगे 3 डिजिट का एक नंबर बोलूंगा या बोलूंगी। एंड योर टास्क विल बी टू काउंट बैक, उल्टा बोलना है, द नंबर्स इन 3s। जो 3-3 शब्द मैं बोलूंगी, 3-3 डिजिट वाले शब्द, जो 3-3 डिजिट वाले जो मैं संख्याएं बोलूंगी, आपने उनको काउंट बैक करना है, वापिस बोलना है। तो ये हो गया। अब कैसे करना है? अब इसमें क्या तरीका हो सकता है? अब यहां पर 3 घटा कर उसको बोलना है। सपोज आई स्पीक टू यू 953, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे
कि मान लीजिए एक शब्द को बोलने के बाद अब मैंने एक संख्या बोली है 953, तो अब आपने उसमें से 3 घटा घटा कर बताना है। देन यू हैव टू काउंट बैक। अब आपको काउंटिंग करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग आपको करनी है, लेकिन 3 घटा घटा के। तो आपने बोला 953, अब आपके सब्जेक्ट को अब रिप्लाई देना पड़ेगा 950, 3 घटा के 947, फिर 3 और घटा के 944, फिर 3 और घटा के 941 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आपने बोलते चले जाना है टिल आई आस्क यू टू स्टॉप, जब तक मैं आपको रुकने के लिए ना बोलूं। और आपने उसको रुकने के लिए किस तरीके से बोलना है, अब यहां पर आप देखेंगे इस वाले में क्या था, ये 3 सेकंड है, ये 9 सेकंड है, ये 15 सेकंड है। अब यहां पर ये डिजिट दी हुई है 544। तो जब आप पहले वाला ट्रायल आप लेंगे तो आप उसके आगे 2 सेकंड के यूनिफॉर्म रेट पर आप बोलेंगे VOL, फिर आप बोलेंगे 544। तो अब जो 3 सेकंड वाला है इसमें आपका सब्जेक्ट बोलना शुरू कर देगा 541, 538, 535, इस तरीके से उल्टा बोलना शुरू कर देगा। और आपके हाथ में मेट्रोनोम है, तो जैसे ही 3 सेकंड वाला ट्रायल है, जब आपका मेट्रोनोम में 3 सेकंड पूरे हो जाएंगे आप उसको कहेंगे स्टॉप और बताओ मैंने क्या बोला था। तो अब उसको वापस से VOL रिपीट करना है। अब अगर वो VOL को ठीक से रिपीट करे तो आप यहां पर टिक का निशान लगा लेंगे कि भाई हाँ VOL ठीक बोला। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ट्रायल। अब दूसरा ट्रायल में क्या होगा, जब आप पहले आपको 3 सेकंड वाले करने हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से नहीं करेंगे आपको इस तरीके से नहीं करना है इनको। पहले आप इन सारे के सारे ट्राइग्राम्स को इस तरीके से आप ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप साथ के साथ इस तरीके से आप लेंगे तो ये तो उसको रटा हुआ है, ये तो ऑलरेडी उसने रट लिया, उसको समझ में आ गया कि मेरे को क्या बोला गया था और मैंने क्या रिप्रोड्यूस करना है। तो जब आप सेकंड ट्रायल में जब आप 9 सेकंड वाले पर आप जब आ जाएंगे तो अगेन फिर आपने उसको VOL बोलना है और यहां पर अब 9 सेकंड तक लगातार उसको 3 घटा घटा के ये लगातार उसको बोलते चले जाना है। जब 9 सेकंड का टाइम आपका खत्म हो जाएगा तब आपने उसको बोलना है स्टॉप और फिर आपने उसको बोलना है बताओ मैंने क्या ट्रायग्राम बोला था। तो अगर उसने ठीक बोला तो आप यहां पर टिक का निशान लगा देंगे और अगर उसने गलत बोला तो यहां पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। देखिए आपको इस चीज में नहीं पढ़ना है कि वो इनको 3 ठीक घटा घटा के वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसमें अगर वो कोई मिस्टेक्स कर रहा है तो वो काउंट नहीं होंगी, उनको हमने नहीं पकड़ना, क्योंकि ये तो हमारे को यहाँ पर सिर्फ बैकवर्ड काउंटिंग हम जो करवा रहे हैं ये उसका ध्यान भटकाने के लिए है। ओके सर। वो इनको कितना करेक्टली 3 घटा घटा कर बोल रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, वी आर इंटरेस्टेड इन द रिकॉल ऑफ दीज। समझ गए सर? ये सिमिलरली हमने भाटिया बैटरी में भी किया था ना, जिसमें हमें रिपीटेटिव वर्ड बोलने थे, स्वर बोलने थे। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा वैसा ही है ये, बिल्कुल ये थोड़ा वैसा ही है। ओके, ठीक है। और फिर जब आप 15 सेकंड वाली जब आप ट्रायल लेते हैं तो तब भी यही होता है। आप एक जैसे मान लीजिए आपने PEM वाला बोलना है, PEM आपने बोला, फिर आपने 976 उसके आगे बोला और फिर 15 सेकंड तक लगातार उसको आपने बोलना है कि अब 3 घटा घटा कर बोलते चले जाओ। तो वो फिर 3 घटाएगा 973, 970, 967, 964, 961, इस तरीके से वो बोलता रहेगा और आप अपनी घड़ी में देख लीजिएगा। जैसे ही 15 सेकंड हो जाएं आप उसको कहेंगे स्टॉप और फिर आप उसको कहेंगे कि बताइए हमने क्या वर्ड बोला था। तो उसको बताना पड़ेगा कि जी आपने PEM बोला था। अगर वो PEM बोले तो ठीक का निशान, अगर वो गलत बोले तो गलत का निशान। ठीक है, क्लियर है? यस। तो ये वही वाले 24 आपके ट्रायग्राम्स हैं। ये बीच वाले आपके इंटरपोलेटेड एक्टिविटी हैं, वो इनको ठीक ढंग से 3 घटा रहा है या नहीं घटा रहा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द करेक्टनेस ऑफ दिस बैकवर्ड काउंटिंग। हम इसके ठीक बैकवर्ड काउंटिंग में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमारा पर्पस ये है कि हमने ये देखना है कि जो हमारा वेरिएबल था 3 सेकंड, 9 सेकंड, 15 सेकंड, वो हमने ठीक से यहां पर लिया। और दूसरा है इनकी आपस की एसोसिएशन वैल्यू, ये आपस में जो इस टेबल में यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है एसोसिएशन वैल्यू, कि इन वैल्यूज के रिकॉल उसने कितना किया है।
ठीक है, तो ये हमारा काम रहेगा इसमें। तो ये आपने उसको बताना है कि मैं एक शब्द बोलूं तो आपने फिर 3 घटा के, आपने जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं आपने उनको 3 घटा घटा कर बोलते चले जाना है। फिर आगे है एज सुन एज आई से स्टॉप, जैसे ही मैं बोलूं आप रुक जाइए, तब आप रुक जाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि वो ट्रायग्राम क्या था जो मैंने आपको बोला था। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या चेक करना है कि ओरिजिनली जो आइटम, जो ट्रायग्राम आपने बोला था वो उसने कैसे रिकॉल किया है, क्या उसने ठीक से उसको रिकॉल किया या नहीं किया। ठीक है, द सेम प्रोसीजर, यही वाला प्रोसीजर जो है सभी ट्रायल्स में लिया जाएगा। यही सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड फॉर ऑल दी आइटम्स। और इन ऑल टोटल जो है, टोटल जो है आपके पास जो है 24 ट्रायल्स हैं, 24 आपके पास ट्रायग्राम्स हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि टोटल जो है, इन टोटल 24 ट्रायल्स होंगी। ये जो है ये आपकी एक पहली ट्रायल एक तरीके से ये वाली मानी जाएगी। ठीक है, ये आपकी पहली ट्रायल मानी जाएगी और आपके पास 24 हैं, तो 24 ट्रायल्स आप यहाँ पर उसको बताएंगे। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताना है कि 3 सेकंड का भी गैप रखेंगे, 9 का भी गैप रखेंगे, 15 का भी गैप रखेंगे। ये आपकी अपनी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये चीजें आपने अपने सब्जेक्ट को नहीं बतानी होती। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। एनी डाउट और क्वेश्चन? नो सर। गुड। अब इसके बाद आगे है प्रोसीजर। आफ्टर अश्योरिंग दैट द सब्जेक्ट हैज फॉलोड एंड फुली अंडरस्टूड द टास्क। सर एक Yes. मिनट। यस प्लीज। सर मेरे को एक डाउट है इसके अंदर कि अगर मान लो मैंने VOL लिया जैसे, ठीक है, तो एक बार बोलूंगी, 2 बार बोलूंगी, अगर मैं तीसरी बार भी उसको सेम उसको बोलूंगी तो उसको वैसे ही याद हो जाएगा? देखिए यही चीजें तो वही तो मना किया। यही चीजें तो आपने चेक करनी है और इसीलिए आपने इनको रैंडमली लेना है। आप इस तरीके से आप नहीं करेंगे। VOL को तीनों बार लगातार आप यूज नहीं करेंगे। VOL 3 सेकंड का गैप, फिर VOL 9 सेकंड का गैप, फिर VOL 15 सेकंड का गैप। आपने एक बार VOL बोल दिया, उसके बाद आप नीचे आएंगे, PAV वाला ट्रायल लेंगे 3 सेकंड वाला, फिर आप XEZ वाला लेंगे, फिर आप ये 3 सेकंड वाला लेंगे, फिर आप ये वाला लेंगे, इसमें आप 9 सेकंड वाला ले सकते हैं, फिर आप DEG वाला करेंगे, फिर आप ये वाला 15 सेकंड वाला गैप ले सकते हैं। तो पूरा टोटली आपने इसको रैंडमली करना है। आप इसको रैंडम में करेंगे। अगर आप लगातार 3 बार VOL बोलेंगे तो किसी को भी याद हो जाएगा। सर यू मीन टू से दैट जो भी रैंडम टेस्ट लेना है बेसिकली हमने उसकी एसोसिएशन वैल्यू के हिसाब से लेना है कि हाई लो मॉडरेट के हिसाब से बिल्कुल। तभी तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से ट्रायग्राम की कितनी एसोसिएशन वैल्यू है, कितनी एसोसिएशन वैल्यू है। हाँ, बाद में कैलकुलेशन के टाइम पर आप इनकी कैलकुलेशन अलग अलग कर लेंगे ना। ओके यस सर मतलब इसमें जैसे 24 आइटम है तो हमें ओनली 24 टाइम ही पूछना है अलग अलग इंटरवल में। देखिए ये आपका इन टोटल हो जाएगा 72 एक तरीके से, क्योंकि आपने इन्हीं 24 ट्रायग्राम्स को आपने 3 सेकंड के गैप पे करवाया, फिर इन्हीं 24 को आपने 9 सेकंड के इंटरवल पे करवाया, फिर इन्हीं 24 को आपने रैंडमली 15 सेकंड के इंटरवल पे करवाया। तो इसी एक को आपने 3 बार करवाया, तो ये आपका 72 टाइम्स हो जाएगा एक तरीके से। तभी तो आप पकड़ पाएंगे ना कि VOL जब खाली 3 सेकंड का गैप था तो उसने ठीक बताया या गलत बताया, क्योंकि अभी आप 24 में से 3 सेकंड वाली हमारी इंटरपोलेटेड एक्टिविटीज, ये जो CVCs है, इसके अगर नंबर्स भी तो लेस करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल टाइम होंगे या इनको भी आगे रिपीट करना ही है? ये स्टैंडर्ड रहेंगे, ये तो स्टैंडर्ड ही रहेंगे। वो चाहे एक ही बार घटा के बोल पाए और एक ही बार घटाने में ही 3 सेकंड हो जाए तो आप फिर भी आप उसको 3 सेकंड बाद कहेंगे स्टॉप। ओके, देखिए मैं वही रिपीट कर रहा हूं आपको, ये वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये तो हमने बस उसका माइंड ऑक्यूपाई कर दिया किसी दूसरी डायरेक्शन में। इसको देखिए ना, इंटरपोलेटेड क्यों कहा गया है। ये प्रेजेंटेशन के बीच में, प्रेजेंटेशन आपने VOL बोला,
और टेस्टिंग के बीच में सिर्फ उसका ध्यान भटकाने वाली एक्टिविटी है। इसका अपने आप में इसकी करेक्टनेस का, कितनी बार रिपीट कर रहा है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसने एक ही बार में रिपीट किया, इतने में ही 3 सेकंड हो गए, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? यही तो हम देखना चाहते हैं, यही तो हमारी पहली हाइपोथेसिस थी। आप ये देखिए ना, आपकी पहली हाइपोथेसिस क्या थी? आप इसको पकड़िए, इसको पढ़िए। हम यही तो इसमें चेक कर रहे हैं कि जब शॉर्टर गैप होगा तो रिकॉल अच्छा होगा, जब लॉन्गर इंटरवल्स होंगे बीच में तो रिकॉल घट जाएगी, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। यस, एक्यूरेसी कम होगी, वो ठीक नहीं बता पाएगा। राइट सर। देखिए, मैं अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसी के ही बारे में। अभी मैंने आपको एक फोन नंबर बोला और मैंने आपको साथ के साथ ही कहा कि बताओ मैंने क्या बोला। अगर साथ के साथ ही मैं आपको कहता हूं 3 सेकंड बाद ही कि बताओ मैंने क्या मोबाइल नंबर बोला था, तो आप बिल्कुल ठीक ठीक रिपीट कर दोगे। लेकिन अगर मैं 15 सेकंड बाद बोलूं और इसी बीच मैंने आपके माइंड को बिजी रखा कि 544 को 3 से गुना करके बताओ मेरे को कितना होता है, तो इन 15 सेकंड्स के बीच में आपका माइंड तो दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो गया ना। तो आप मोबाइल नंबर जो मैंने आपको आगे प्रेजेंट किया था, आप उसको ठीक ढंग से करेक्टली रिकॉल आप नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। राइट सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया है। मान लीजिए यहां पर मोबाइल नंबर होता VOL की जगह पर, ठीक है, अगर यहां पर VOL की जगह कोई मोबाइल नंबर लिखा होता, अब मैं आपको मोबाइल नंबर बोलूं और 3 सेकंड बाद मैं कहूं कि बताओ क्या था, आप साथ के साथ, ये तो हम लोग करते हैं ना लाइफ में। अभी आपकी कोई फ्रेंड है और आप उसका मोबाइल नंबर पूछते हैं, तो वो जो डिजिट्स बोलती है आप साथ साथ रिपीट करते हैं ना, ठीक ठीक करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। अब आप खुद देखिए कि अगर आपको वही वाली चीजें, अब आपका माइंड हमने किसी दूसरी जगह पर लगा दिया, बीच में कोई काम दे दिया आपको, और 15 सेकंड बाद अगर हम आपसे पूछें कि भाई बताओ मेरा मोबाइल नंबर, तो क्या आप बता पाएंगे? सर सारा करेक्ट तो नहीं होगा। यही तो हमने पकड़ना है, यही तो हम कह रहे हैं। आपकी पहली एक्यूरेसी मैटर करेगी सर, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। देखिए आपकी पहली हाइपोथेसिस, आप इसको देखिए, आपकी पहली हाइपोथेसिस यही तो कह रही है कि अगर लंबा गैप कर दिया तो आप ठीक ढंग से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अगर शॉर्टर गैप है तो आप ठीक ढंग से रिकॉल कर लोगे, अगर लंबा गैप हो गया तो आप ठीक ढंग से रिकॉल नहीं कर पाओगे। यस सर। दूसरी बात, अगर वो मोबाइल नंबर, अगर उस मोबाइल नंबर में डिजिट्स मिलते जुलते हैं, अभी कोई आपको बोले 9467852143, तो अब इसमें बीच में आ गया 678। अब यस सर। अब 678 आपको आराम से याद रह जाएगा, क्योंकि 678 की एक बहुत हाई एसोसिएशन वैल्यू है। 543 भी है। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो अगर जो आइटम्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, अगर उनमें किसी टाइप की एसोसिएशन वैल्यू है, अगर आपस में वो किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो उनका रिकॉल हमेशा बेटर होगा। यही तो आपकी हाइपोथेसिस है दोनों, ठीक है? यस सर। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका प्रोसीजर है कि जब आपका सब्जेक्ट आपके इस काम को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएगा तो फिर आप अपना काम शुरू कर देंगे, और फिर इसके बाद जो है आप सभी के सभी ट्राइग्राम्स को आप प्रेजेंट करेंगे 2-2 सेकंड के लिए मेट्रोनोम की हेल्प लेकर। और उसके बाद जो है, जब आपका जैसे ही आप ट्राइग्राम बोलेंगे, उसके बाद आप इंटरपोलेटेड एक्टिविटी काउंटिंग बैकवर्ड 3-3 घटा के आप उसको बोलेंगे, और ये आप इंटरवल रखेंगे 3 सेकंड का, 9 सेकंड का, 15 सेकंड का। ओके सर। इसमें जो है जो इंटरपोलेटेड एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है, वो भी आप इंटरपोलेटेड भी आप रैंडमली ही आप डिसाइड करेंगे। तो इसी प्रकार से आप ये लोग जो भी आपको यहाँ पर इन्होंने दिया है, आपको अपने सब्जेक्ट की हेल्प से ये इसको कर लेना है। और जो एसोसिएशन वैल्यू है ये भी आपको रैंडमली दी हुई है और पहले से ही डिसाइडेड है, जैसा कि टेबल नंबर 4 में एक्सपेरिमेंट बनाने वाले जिन्होंने मैनुअल लिखा है
ये जिन्होंने अस्थाना साहब का ये एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबस में है, उसी को ही हम कर रहे हैं। तो ये आपका टेबल दिया हुआ है, टेबल 4, और इसमें ऑलरेडी उन्होंने इनकी एसोसिएशन वैल्यू उन्होंने खुद कैलकुलेट करके दी हुई है। एसोसिएशन वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ये एक्सपेरिमेंट जिन्होंने बनाया है डॉक्टर बीबी अस्थाना, ये उन्होंने दी हुई है, ठीक है। ओके सर। यस, तो ये आपका हो गया इंस्ट्रक्शंस हो गया, ये प्रोसीजर हो गया, टेबल 4 हो गया। और इसके बाद आगे है इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटिंग दी ट्रायग्राम, जो 3 डिजिट जो इंटरपोलेटेड एक्टिविटी है वो डिजिट्स आप बोलेंगे और सब्जेक्ट को कहेंगे कि घटा घटाकर 3-3 घटा घटाकर आप इनको रिपीट करो। और उसके बाद फिर आपका जो भी टेबल में ऊपर लिखा हुआ है 3 सेकंड का, 9 सेकंड का और 15 सेकंड का आप इंटरवल रखते हुए आप इसको कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है फिर आगे लिखा हुआ है कि जो ड्यूरेशन, जब इंटरपोलेटेड एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है ये 3 सेकंड का, 9 सेकंड का या 15 सेकंड का, जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होगी आप अपने सब्जेक्ट को कहेंगे रुको, स्टॉप, आप उसको कहेंगे रुको। और जब आप उसको कहेंगे रुको तब आपके सब्जेक्ट को वो ट्रायग्राम रिपीट करना पड़ेगा जो आपने उसको इंटरपोलेटेड एक्टिविटी से पहले आपने उसके आगे बोला था। और यही वाला जो प्रोसीजर है ये सारे के सारे 24 ट्रायग्राम्स में आपको रिपीट करना है। ओके सर। इसके बाद आगे, यस प्लीज सर, एसोसिएशन वैल्यू बेसिकली हमारे बात के इंटरप्रिटेशन के लिए है कि अगर बिल्कुल 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 इट इज नॉट एनीवेयर इन द एक्सपेरिमेंट टू बी, नहीं 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 नहीं, ये तो बाद में आप इनके आधार पर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक्स। यस। अब इसके बाद आगे रिजल्ट में इन्होंने दिखाया है, रिजल्ट में ये कहते हैं, इन्होंने भी काफी सब्जेक्ट्स के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया। तो ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट के जो रेस्पॉन्सेस थे उनको नोट कर लिया और एक डाटा शीट हमने तैयार करनी है जिस तरीके की टेबल 4 में दिखाई गई है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जो टेबल 5 आपकी बनेगी इसमें आप अपने रेस्पॉन्सेस को टैबुलेट करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर इनका टोटल आपका हो जाएगा कि कितने ठीक बोले कितने गलत बोले, हाई एसोसिएशन वैल्यू वाले, एवरेज वाले और लो वाले, और टोटल उसने कितना करेक्ट रिकॉल किया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर फिर आप उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप टेबल नंबर 5 का आप यूज करेंगे। और इसके बाद आगे ये कहते हैं कि जब आपने अपने डाटा को यहाँ पर टेबल में डाल दिया तो उसकी परसेंटेज रिकॉल आप निकाल सकते हैं दोनों के आधार पर, एसोसिएशन वैल्यू के आधार पर, ये आपकी एसोसिएशन वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं और ये आपकी टाइम यहाँ पर दिए हुए हैं, टाइम के आधार पर, दोनों आधारों पर आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन जो है फिर ये आगे आपका आ जाएगा, द रिजल्ट शुड बी इंटरप्रेटेड एज पर डीके थ्योरी एंड इंटरफेरेंस थ्योरी। ये आप अपने स्टडी मटेरियल में ढूंढ लीजिएगा। जो आपका मेमोरी वाला जो ब्लॉक है उसमें फॉरगेटिंग की जो थ्योरीज हैं ये आपको फॉरगेटिंग की थ्योरीज में मिल सकता है, मेमोरी वाले आपको आपके चैप्टर्स में मिल जाएगा। डीके थ्योरी होती है समय के साथ साथ चीजें हम भूल जाते हैं, और इंटरफेरेंस थ्योरी कहती है कि अगर दो कामों के बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स अगर बीच में आ जाएंगे तो इनके इंटरफेरेंस के कारण इनको प्रॉपर तरीके से हमारे माइंड में सेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनका रिकॉल जो है, इंटरफेरेंस हो गई थी तो हम रिहर्सल नहीं कर पाए। जो इंटरफेरेंस है ना एक्चुअली में बेसिकली ये रिहर्सल को रोक देता है। अदरवाइज आप यहाँ पर सोच भी सकते हैं कि भाई VOL के बाद तो बंदे को टाइम तो मिल जाएगा, वो माइंड में रिकॉल कर लेगा, रिहर्सल कर लेगा माइंड में VOL। लेकिन आपने उसको रिहर्सल करने से रोक दिया क्योंकि आपने ये एक्टिविटी बीच में जो दे दी इसने इंटरफेयर कर दिया, इसने उसको रिहर्सल करने से रोक दिया। तो क्योंकि अब वो रिहर्सल करने से रुक गया इस एक्टिविटी के कारण, इसलिए ये उसको ज्यादा अच्छे से रिकॉल नहीं रहेगा जब टाइम गैप ज्यादा होगा। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम गैप बहुत कम है तो ये क्योंकि उसके माइंड में ताजा ताजा पड़ा हुआ है तो इसीलिए ये उसको करेक्ट रेस्पॉन्सेज आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे इस 3 सेकंड वाले में। और क्योंकि 15 सेकंड वाले में बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो गया, उसको माइंड पे बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ा, 541
फिर उसमें से और 3 घटाए तो कितना होगा 538, फिर उसमें से और 3 घटाएंगे तो कितना होगा 535, फिर उसमें से और 3 घटाएंगे कितना होगा 532। तो अब क्योंकि उसका ब्रेन, उसका माइंड पूरा का पूरा कैलकुलेशंस में फंस गया है, तो ये हो गया इंटरफेरेंस। ये सारा का सारा ये जो है ना इंटरफेरेंस हो गया। तो डिके हो गया, समय के साथ साथ चीजें नष्ट हो जाती हैं, और इंटरफेरेंस हो गया, रिहर्सल करने का मौका आपने उसको नहीं दिया। ठीक है, तो इनकी रोशनी में आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे और कंक्लूजन्स निकालेंगे। और यस यही है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक्सपेरिमेंट है। इट इज वेरी इजी, जब आप इसको कभी करेंगे तो यू विल एंजॉय इट। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। यस सर, इसमें सब्जेक्ट की एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अच्छा, पहले मेरे को ये बताइए, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं? यस सर। ओके, यस, गुड, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, अभी तक तो स्क्रीन पर यही पीडीएफ फाइल पड़ी हुई थी। यस, इस वाले प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट की एज का ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन अस्थाना साहब की तरफ से नहीं है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये हर व्यक्ति के पास होती है, बच्चे के पास भी होती है, जवान के पास भी होती है, बुजुर्गों के पास भी होती है। तो आप किसी की भी शॉर्ट टर्म मेमोरी आप माप सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एज की कोई ऐसी सच कंडीशन नहीं होगी। सर जैसे बच्चा छोटा है, अब हम उसे जैसे 544 में से 3 माइनस करने हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, छोटा बच्चा तो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये फिर तो हम उसे काउंटिंग कम ले सकते हैं जैसे? बिल्कुल। देखिए ये अस्थाना साहब ने एक अपना एक्सपेरिमेंट बनाते वक्त उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इसको एक एज इंटरपोलेटेड एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप इंटरपोलेटेड एक्टिविटी कुछ और भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप डिजिट्स की बजाय आप ABCDEFGH ले सकते हैं कि एक एक छोड़ के ABCD सुनाओ। अब आपने उसके माइंड को लगा दिया, ए बोलना है फिर बी नहीं बोलना, फिर ए के बाद बोलना है सी, फिर डी नहीं बोलना, फिर बोलना है ई। तो उसको बोलना है ACE, इस तरीके से। तो आपने तो उसके माइंड को ऑक्यूपाई कर देना है कि वो रिहर्सल। देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, पकड़ने की कोशिश करिए। बेसिकली इंटरपोलेटेड एक्टिविटी आप क्यों करवा रहे हैं, आपने उसको रिहर्सल करने से रोकना है। ठीक है, तो जैसे जब हम ये एक्टिविटी सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हम ही होने चाहिए वहां पर प्रेजेंट, उसके हाँ, पेरेंट्स बिल्कुल, यस। तो इससे एसटीएम की टेबल ए दी हुई है और एक जगह पे लिखा गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन मेमोरी एंड एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर ऑन LTM-A एंड STM-A। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जो हमने लास्ट में किया वो हम STM-A कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ऐसी क्या कोई स्टेंसिल लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी होती है? नहीं, मैं इसको बताता हूँ। अस्थाना साहब ने जो मैनुअल बनाया था, मैनुअल में दोनों चीजें ही दी हुई थी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक्सपेरिमेंट अगर किसी को करना हो तो कैसे किया जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक्सपेरिमेंट करना हो तो कैसे किया जाएगा। तो अस्थाना साहब ने एक ही मैनुअल में दोनों चीजें डाल दी थी, 2 in 1 बना दिया था। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ STM था और मुझे क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ STM करवाना था, तो मैंने सिर्फ जो रेलिवेंट पोर्शन है सिर्फ वो मैंने स्कैन करके आपकी PDF फाइल अलग बना दी। ठीक है, यस, राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर फिर हमें लॉन्ग टर्म भी सीखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट सेकंड ईयर में? देखिए सेकंड ईयर आपके सिलेबस में हो सकता है शायद ना हो, लेकिन मुझे आपका सवाल सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। सर मेरा फोन खराब है, कैमरा भी खराब है इसका। ओके, सर तो मेरी बेटी ने ना मेरा फोन पानी में डाल दिया। ओके, पानी ठंडा था गर्म था? सर पानी तो ताजा था, फिर मैंने फोन ना राइस की बकेट में डाल दिया,
तो फोन चलना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन कैमरा खराब हो गया इसका। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में चीज़ों को सीखने का एक इंटरेस्ट है, आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, सीखने में आप रुचि ले रहे हैं। तो हो सकता है आपके सिलेबस में सेकंड ईयर में ना हो, लेकिन सीखने के रास्ते में कोई बाधाएं नहीं आती। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे मापा जा सकता है। और गूगल पर आपको जो भी लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि गूगल पर जब भी आप सर्च करें तो प्लीज़ आप ऑथेंटिक सोर्सेज को ही रेफर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स जो होते हैं वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी सेकंड कोई पैसिव इनकम करने के लिए वो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं यूट्यूब वीडियोस बना देते हैं, तो कई बार उनमें इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो आप जो भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखें उनकी आप सोर्स को जरूर चेक करें, सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप LTM भी सीखना चाहते हैं तो वो आप गूगल वगैरह पर आप देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए मैक्सिमम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस से रिलेटेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करेंगे गूगल पर, रिसर्च आर्टिकल्स, अच्छे जर्नल्स के अगर अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगी, आपका स्किल्स बढ़ेंगी और आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, तो आपको नई बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं, सीखने की कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। यस, गुड, थैंक यू सो मच। Yes, any other question if you want to ask me anything regarding your practicals or regarding short-term memory experiment? तो आज मेरी तरफ से आपके 8 के 8 प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, कंडक्शन भी हो गया है, बस अब आपको इन प्रैक्टिकल्स को लिखना है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बार मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको STM जब दोबारा से दिखना शुरू हो जाए तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिएगा। इज इट विजिबल? यस, गुड। तो देखिए अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? यस सर। गुड। तो देखिए जैसे एक मैंने कल मैंने जब आपको फॉर्मेट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आप जो आपकी हैंडबुक में जो टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल आप लिखेंगे। तो आपकी हैंडबुक में जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्सपेरिमेंट अगर लिखा हुआ है तो आप टाइटल का हेडिंग इस तरफ आ जाएगा और फिर हाशिए के साथ आप अपना टाइटल लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एम का हेडिंग था, एम का हेडिंग आप हाशिए के लेफ्ट में लिखेंगे और हाशिए के बिल्कुल साथ मिलाकर आप अपना एम लिखना शुरू कर देंगे। अब एम में भी कल आपने नोट किया होगा, कल हमने बिल्कुल इसी टाइप से लिखा हुआ था टू स्टडी द। तो जैसे अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी का अगर आपको एक्सपेरिमेंट लिखना होता तो एम आपका इसी टाइप से बनता, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एंड एसोसिएशन वैल्यूज ऑन शॉर्ट टर्म रिकॉल। अभी मान लीजिए जैसे आपने 16 PF का अगर एम लिखना है तो वो भी बिल्कुल इसी टाइप से बनेगा आपका, टू स्टडी द पर्सनैलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ 16 PF टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो जैसे टाइटल आपके हैंडबुक में जो है एम का स्टाइल बिल्कुल यही रहेगा, टू स्टडी द, ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और इसी टाइप से मैंने जैसे आपने एक यहाँ पर देखा इंस्ट्रक्शंस का हेडिंग हाशिए के बाहर जाएगा और फिर हाशिए के राइट हैंड साइड से आप बिल्कुल मिलाकर, ये भी कल मैंने आपको बिल्कुल इसी टाइप से ही बताया था कि प्रयोज्य को आराम से बैठाकर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वर गिवन, और फिर मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कोमास में आप शुरू करेंगे और इन्वर्टेड कोमास में आप क्लोज करेंगे, ठीक है। और प्रोसीजर यहाँ पर जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है बिल्कुल इसी टाइप से आप बताएंगे कि आपने इस प्रैक्टिकल को कैसे कैसे किया पैराग्राफ फॉर्म में। यस, तो ये जैसे इंस्ट्रक्शंस है मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शंस आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू परफॉर्म, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, या फिर होगा मैं कुछ बोलूंगा, आई विल स्पीक। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी या तो प्रेजेंट टेंस में होंगी या फ्यूचर टेंस में होंगी। आई विल स्पीक ए 3 डिजिट नंबर,
यू विल स्टॉप, यू हैव टू गिव मी ट्रायग्राम। तो इस तरीके से ये इट विल बी रिपीटेड, इट विल बी रिपीटेड फॉर ऑल द टाइम्स। ये टोटल इतने ट्रायल्स हो जाएंगे। क्या कोई डाउट आपके माइंड में है? तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको एज इट इज लिखना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। तो इंस्ट्रक्शंस एक ऐसी चीज हैं जो कि आप या तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे या फिर उसमें फ्यूचर टेंस होगा। बाकी आपका सारे का सारा जो प्रैक्टिकल है, एक्सेप्ट लास्ट हेडिंग एप्लीकेशंस, बाकी आपका मोटे तौर पर बाकी आपका सारे का सारा जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट होगी वो आपकी पास्ट टेंस में ज्यादा चलेगी। पास्ट टेंस एप्लीकेशंस जो हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए गाइडेंस लिखेंगे कि अगर सब्जेक्ट को इस तरीके का माहौल दिया जाएगा तो सब्जेक्ट फ्यूचर में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो एप्लीकेशन होंगी आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में तो सारी की सारी चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं वही वाली चीजें रिपोर्ट की जाती हैं। जैसे क्राइम सीन, जैसे कोई क्राइम सीन है और कहीं पर कोई क्राइम हो गया है और पुलिस को रिपोर्ट लिखनी है कि वहां पर क्या क्या हुआ, तो पुलिस सारी की सारी रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखती है कि वहां पर 3 आदमी आए थे, एक आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, दूसरे आदमी ने ताला तोड़ा, तीसरे आदमी ने शटर ऊपर उठाया, फिर तीनों अंदर घुस गए, फिर उन्होंने जो है बॉक्स तोड़ा, तिजोरी तोड़ी, फिर उन्होंने तिजोरी का सारा सामान जो है अपने अपने बैगों में भर लिया और फिर वो अपनी अपनी बाइक पर बैठकर चले गए। तो पुलिस जैसे रिपोर्ट लिखती है पूरी की पूरी कंप्लीटली पास्ट टेंस में पुलिस की क्राइम की रिपोर्ट चलती है। तो प्रैक्टिकल की भी आपकी रिपोर्ट बिल्कुल उसी टाइप से होगी जो आप प्रैक्टिकल करने के बाद लिख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी पूरी की पूरी आपकी रिपोर्ट मोटे तौर पर पास्ट टेंस में चलेगी, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। इंस्ट्रक्शंस वो या तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होंगे या फिर आपका एप्लीकेशंस जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि एप्लीकेशन आप किसी के फ्यूचर के भले के लिए आप डिजाइन करेंगे कि भविष्य में इसको हमें ये फैसिलिटीज देनी चाहिए, भविष्य में हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से। यस मिस मिशा प्लीज। सर इसमें हमारा जो प्रैक्टिकल है, नॉर्मली जैसे हम सब्जेक्ट के लिए हमारे पास था कि मिनिमम, तो कैन वी डू दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी? अगर कोई लिखता है, वैसे तो हमारे पास है नहीं है, बट कैन वी डू इट ऑन 2 सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, मतलब गिवन अ हाफ एन आवर? बिल्कुल 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 आप कर सकते हैं। देखिए ये सब डिपेंड करता है आपके सामने आपकी रिसर्च नीड्स क्या हैं, आप किस टाइप की रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट लेते हैं और अगर आप मान लीजिए उस प्रोजेक्ट में किसी की मेमोरी को ही ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर तो 2 नहीं, फिर तो आपको कम से कम भी 25-30 लोगों की मेमोरी को मापना पड़ेगा। तो ये सब डिपेंड, देखिए अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट करना सीख रहे हैं। अभी तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट किया जाना है। एक बार अगर आप कंडक्ट करना सीख गए तो फिर तो 2 क्या और 20 क्या और 200 क्या। जब आप कल को पीएचडी करेंगे तो 200 लोगों के ऊपर भी आप एक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना? तो एक बार अगर एक बार कंडक्ट करना अच्छे से आ जाए, फिर तो आप इसको हजारों लोगों के ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? यस नेहा कुछ कहना चाहते हैं आप? सो आई थिंक और कोई क्वेरीज अगर नहीं है, यस गीतांजलि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड आस्क योर क्वेश्चन। आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सॉरी सर, ये जो हमारा प्रैक्टिकल में आपने बोला हाशिए के बाहर कुछ लिखना है, तो फाइल जो है सर उसमें हाशिए के बाहर जगह बहुत कम है। कोई बात नहीं, गेम तो लिख सकते हैं। गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखिए मैंने बोला शुरू आपको हाशिए के बाहर से करना है। ओके। अब उसके अंदर अगर कैरेक्टर्स ज्यादा हैं और अगर वो हाशिए को तोड़ते हुए अगर हाशिए के राइट में भी जा रहा है तो जाने दीजिए। ओके सर। शुरू आपको शुरू लेफ्ट से करना है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच। जैसे कल एक हेडिंग था स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन सर।
उसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तीनों शब्दों में। सर तो उसी में लेफ्ट वाला जो इंडेंट है उसके नीचे तो लाइंस हमारे पास खाली होती है, हम उसमें भी तो लिख सकते हैं स्कोरिंग के बाद में नीचे एंड इंटरप्रिटेशन, वो 3 नहीं लाइंस में आ जाएगा और आगे उसकी वो कर दें। नहीं, वो अजीब सा लगेगा, वो अजीब सा लगेगा। Okay. तो एक ही लाइन में चलने दीजिए, हेडिंग एक ही ठीक है। हेडिंग, एक हेडिंग को तोड़कर 2 लाइनों में मत ले जाइए। ओके एक हेडिंग है उसको एक में ही रखिए और शुरू लेफ्ट से करिए, और अगर वो राइट में अगर हाशिए से क्रॉस होती हुई अगर जा रही है राइट में तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक देन वी कैन कॉल इट ए डे। और अब आप मुझे ये बताएं कि अब प्रैक्टिकल्स आप लोग लिख लेंगे, आई थिंक शायद अब आप लिख सकते हैं। यस सर। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी? नहीं सर। तो आज है आपके, है आज 25 है सर। सर 25 है। आज है 25 हो गई है, तो आप 30 तारीख तक लिख लीजिए। सर 5 दिन में हो जाएगा? नहीं नहीं सर, होगा सर, मेरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, सर अभी तो आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, मैं तो आज से ग्रिप हल्की हल्की पेन पेंसिल की उठानी शुरू की है। चलिए ठीक है, कोई अभी बात तो नहीं। अगर 30 तक नहीं हो रहा है तो फिर 2 अक्टूबर तक कर लीजिए। सर पूरे 7 दिन आपके पास, पूरे 7 दिन हैं। 5 प्रैक्टिकल लिखने के लिए 7 दिन बहुत होते हैं। 5 ही सर प्रैक्टिकल फाइल चेक कब करानी है? इसीलिए तो मैं तभी तो मैं डेट कर रहा हूँ ना। अगर आप 2 अक्टूबर तक भी कर लेते हैं तो फिर आप 3 अक्टूबर को आप सभी आ जाइएगा प्रैक्टिकल चेक करवाने के लिए, नोटबुक चेक करवाने के लिए। ओके सर सर। जैसे अगर कोई दूसरे स्टेट में रहता है तो वो मतलब वो चेक कराने के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकल से एक दिन पहले चेक करा ले? देखिए अब प्रैक्टिकल से एक दिन वाला पहले कौन सा दिन पड़ेगा, क्या पड़ेगा, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। बट अगर किसी एक आध स्टूडेंट को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फिर कोई बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल से एक दिन पहले आकर भी चेक करवा सकते हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 3 अक्टूबर रहेगी। ठीक है। बाकी इसके अलावा 1-2 चीजें और भी हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में स्टार्टिंग में करनी है। वो आपको एक जैसे फॉर्मेट में आप देखेंगे, आपकी जो हैंडबुक है उसमें 1-2 फॉर्मेट्स हैं, वो आपको लगाने हैं। आपको अपना आई कार्ड लगाना है और आपको एक इंडेक्स का पेज भी बनाना है, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा किस सीक्वेंस में ये चीजें लगेंगी और क्या कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, वो मैं आप लोगों को सभी को मैं ईमेल कर दूंगा। आप अपना ईमेल चेक करते रहिएगा बीच बीच में प्लीज। सर टाइमिंग क्या रहेगा 3 अक्टूबर का? 3 अक्टूबर को आप लोग कोशिश करिएगा 2 से 5 के बीच में आकर चेक करवा लीजिएगा, 2 से 4 या 2 से 5, वो मैं आपको ईमेल डाल दूंगा। ठीक है सर। अगर मेरी कोई मीटिंग्स वगैरह नहीं होंगी तो फिर मैं आपको 2 से 4 का ही टाइम दूंगा, बट मैं चेक कर लूंगा एक बार। ईमेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो उस दिन उस टाइम पर आप आकर अपनी कॉपी चेक करवा लीजिएगा। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब आप कर लेंगे अपने 5 प्रैक्टिकल्स, फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल्स आप लोग लिखेंगे। ये आप लोगों को मैंने बताया है, फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल्स 1 2 3 4 5 5 प्रैक्टिकल्स आपको लिखने हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आज इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। एक्चुअली सर वो फोल्डर और बता देते, फाइल में कौन से वाला फोल्डर यूज करें? 5 प्रैक्टिकल्स एक ही फाइल में अटैच कर दें या सेपरेट करनी है? जी 5 प्रैक्टिकल्स एक ही फाइल में रहेंगे, और इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है, आप लूज शीट्स खरीदें। और जब आप मार्केट से लूज शीट खरीदेंगे तो उसी को ही जब आप कहेंगे कि इन लूज शीट्स को बांधने के लिए मेरे को एक टैग दे दो और एक फाइल कवर दे दो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक फाइल कवर दे देगा। और अगर वो आपसे पूछे कि भाई कितने कितने पेज आपको इसमें डालने हैं, तो आपके 5 प्रैक्टिकल हैं, और अगर आप वैसे पेज लेंथ हम डिसाइड कर नहीं सकते, पर आप ये मानकर चलिए कि 5 प्रैक्टिकल्स के लिए कम से कम भी 60 पेज के आसपास तो आपके शायद बन ही सकते हैं, लगभग 60 पेज। तो आप उसको बता दीजिएगा कि भाई मेरे को लगभग 60 पेज मेरे को अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में टैग करने पड़ेंगे,
तो मेरे को ऐसे वाला एक फाइल कवर दे दो, तो वो आपको फाइल कवर भी दे देगा, लूज शीट्स भी दे देगा और टैग भी दे देगा। तो आप उन लूज शीट्स पर आप लिखते चले जाइएगा प्रैक्टिकल, जितने भी पेजेस आपके बने, और बाद में उन सारे के सारे पेजेस को उस फोल्डर में डालकर टैग से आप बांध दीजिएगा, टाई अप कर दीजिएगा। स्पाइरल बाइंडिंग भी करा सकते हैं व्हाइट और ब्लू शीट लगाकर? देखिए वो तो अब अगर आप ऑप्शंस देखना चाहेंगे तो मेरे को लगता है कि शायद 8-10 टाइप के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। सर जैसे आपका ईमेल स्पाइरल बाइंडिंग शी इज आस्किंग स्पाइरल बाइंडिंग करें या टैग वाली? वही मैंने बोला है, अभी मैंने वही बोला है कि स्पाइरल बाइंडिंग आल्सो इज ए ऑप्शन। अगर आप बिल्कुल उसको थीसिस की टाइप से भी अगर आप बाइंड करवाना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन है। बट मैं स्टार्टिंग से ही, मैं डे 1 से ही एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हुआ चला आ रहा हूँ। इट इज बेटर कि आप सिंपली एक फोल्डर लें, उसके अंदर सारे के सारे अपने कागजों को डालें और उनको टैग से आप नथी कर दें, बांध दें, दैट इज एनफ। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मास्टर्स लेवल पर जो चीज मायने रखती है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द क्वालिटी कंटेंट, नॉलेज, क्वालिटी ऑफ योर नॉलेज। आपने इन प्रैक्टिकल्स को कैसा सीखा, कैसा समझा, आपने सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ हासिल की। जो एग्जामिनर आएगा ना, वो एग्जामिनर इन चीजों को देखेगा। आपका वाइवा कैसा जा रहा है, वो इन सब चीजों को देखेगा। हमारी प्रैक्टिकल की नोटबुक कितनी खूबसूरत है, कितनी कलरफुल है, इस लेवल पर आकर एग्जामिनर्स जो है ना इस चीजों में नहीं पढ़ते। वो आपकी नॉलेज देखेंगे, वो आपका देखेंगे आप प्रैक्टिकल कैसा कंडक्ट करके दिखा रहे हैं। तो सिंपल रहिए ना, सिंपल इज द बेस्ट, सिंपल इज द बेस्ट ऑलवेज, सिंपल इज द बेस्ट ऑलवेज। तो बाकी स्पाइरल बाइंडिंग कराना चाहें, पीएचडी थीसिस जैसी बाइंडिंग कराना चाहें, तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं एक ही चीज सिंपली रिकमेंड करता चला रहा हूं, लूज शीट लो, फाइल फोल्डर लो, टैग लो, प्रैक्टिकल अच्छे से लिखो, अपनी पूरी एक्सपर्टीज उसके अंदर डाल दो और सिंपली बस उन लूज शीट्स को फोल्डर में डालो, उस धागे से नथी कर दो, टैग से बांध दो, बात खत्म। अच्छे से वाइवा की तैयारी करके आओ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ के आओ, पर्सनैलिटी पढ़ के आओ, सोशल साइकोलॉजी पढ़ के आओ, सोशियोमेट्री पढ़ के आओ, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वाइवा में जो है ना तूफान मचा दो। अपनी नॉलेज से, अपने उत्तरों से जो है ना यहाँ पर एकदम विस्फोट कर दीजिए। एग्जामिनर को लगे कि भाई ऐसा बैच तो मैंने आज तक नहीं देखा। जितने सवाल पूछे सबके उत्तर दिए, सब सही उत्तर दिए, सब अच्छे उत्तर दिए। इट विल गिव यू मार्क्स। आपको नंबर इन चीजों के मिलेंगे, अगर कोई नंबरों के बारे में वरीड है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड and my best wishes to all of you. Sir, one more thing. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes, thank you. Yes, Miss Malini, please. सर आपकी ईमेल जो आई थी उसमें लिखा हुआ था कि वे ऑफ सबमिशन एक ही रखना, तो क्या हम स्कैन करके भी सबमिट कर सकते हैं या हमें फिजिकली आके ही चेक कराना होगा? किस बारे में पूछ रहे हैं सर? यही वाले जो प्रैक्टिकल्स है, जैसे मैंने सारे लिख लिए, तो जैसे असाइनमेंट किए थे वैसे कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जो व्हाट्सएप चैनल पर लिखा था कि एक ही मोड से जमा करवाएं, वो था असाइनमेंट्स के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स आपको कहीं पर भी जमा नहीं करने हैं, प्रैक्टिकल आपको हार्ड कॉपी में लिखकर अपने साथ लेकर प्रैक्टिकल वाइवा वाले दिन लेकर आने हैं। अपनी नोटबुक, प्रैक्टिकल की नोटबुक आप लेकर आएंगे उसी दिन। जी सर, ठीक है सर। यस। So any other question or we should wind up now? We can free it, sir. चलिए ठीक है, तो
माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, और मैं आपको ईमेल डाल दूंगा फर्दर आगे जो भी मेरे पास कोई अगर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी तो यू प्लीज कीप ऑन चेकिंग योर ईमेल एटलीस्ट वंस डेली। once a day. सर अब तो आदत पड़ गई है थ्राइस अ डे की चेक Thank करने की। you. Yes, 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 yes. Good, थैंक यू सर। good. Thank you so Thank much. you, My sir. best wishes. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you so much. My best wishes are always with you. अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से जी प्रैक्टिकल्स सर। करिए।